हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की अंतर्गत हम बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। तो पिछले वीडियो में हमने बात की कि जब असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से नियम फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन से रूल लगते हैं, उनके बारे में बात की थी। जहाँ पर हमने बात की थी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वहीं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उसके क्या क्या नियम होते हैं, कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, वो कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रूल्स फॉर चेंज इन पर्सन्स, यानी अब जब किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके पर्सन्स में यानी कि सर्वनाम में क्या क्या परिवर्तन होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे रूल्स फॉर चेंज इन अदर वर्ड्स, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि दूरी को दिखाएंगे या समय को या किसी स्थिति यानी पोजीशन को दिखाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने बहुत अच्छी सी कोटेशन लिखी हुई है। एवरी अकॉम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, मतलब हर उपलब्धि प्रयास करने के निर्णय से शुरू होती है। अगर आप अपने जीवन में कोई भी अचीवमेंट यानी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पहले निर्णय लेना होगा और फिर प्रयास करना होगा। केवल निर्णय लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप उस उपलब्धि के लिए, उस उपलब्धि को पाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो केवल निर्णय लेने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके प्रयास करते हैं तो आपको उपलब्धि जरूर प्राप्त होगी। तो चलिए अब बात करते हैं पर्सन्स में परिवर्तन संबंधी नियम, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स। तो पहला नियम है रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कर्ता के, पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस है तो सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन में बदल जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी सेकंड पर्सन में बदल जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन में बदल जाएगा। अगला है नंबर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सिंगुलर में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्लूरल है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट प्लूरल में बदल जाएगा। अगला है जेंडर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मैस्कुलिन जेंडर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट मैस्कुलिन जेंडर में बदल जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फेमिनिन जेंडर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फेमिनिन जेंडर में बदल जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेंटेंस, आई सेड आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग। मैंने कहा मैं स्मोकिंग यानी धूम्रपान पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ
रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस है। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई सेड डैट आई डिड नॉट लाइक स्मोकिंग। मैंने कहा कि मैं स्मोकिंग यानी धूम्रपान पसंद नहीं करता था। तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यह रिपोर्टिंग वर्ब सेड के सब्जेक्ट यानी आई के अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई भी फर्स्ट पर्सन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर आई ही रहेगा। अगला सेंटेंस है 2 नंबर, डायरेक्ट सेंटेंस। यू सेड, तुमने कहा, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसका इनडायरेक्ट बनेगा यू सेड डैट यू वर डूइंग योर वर्क, तुमने कहा कि तुम अपना काम कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, मतलब आई है, तो ए बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए आई जो बदलेगा वो यू के अनुसार बदलेगा, यानी आई को हम यू में बदल देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, तान्या सेड आई रीड माई बुक एवरी डे। तान्या ने कहा, मैं अपनी किताब प्रत्येक दिन पढ़ती हूँ। इसका इनडायरेक्ट बनेगा तान्या सेड डैट सी रेड हर बुक एवरी डे। तान्या ने कहा कि वह अपनी किताब प्रत्येक दिन पढ़ती है। यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो यह बदलेगा रिपोर्टेड वर्ब सेड के सब्जेक्ट यानी तान्या के अनुसार। तो तान्या का जो जेंडर है वो फेमिनिन जेंडर है, इसलिए आई भी फेमिनिन जेंडर में बदल जाएगा, यानी आई का सी हो जाएगा और माई का हर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, डायरेक्ट सेंटेंस। दे सेड वी वांट टू गो टू अलीगढ़। उन्होंने कहा, हम अलीगढ़ जाना चाहते हैं। इसका इनडायरेक्ट बनेगा दे सेड डैट दे वांटेड टू गो टू अलीगढ़। उन्होंने कहा कि वह अलीगढ़ जाना चाहते थे। यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ए बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब सेड के सब्जेक्ट दे के अनुसार, तो वी बदल जाएगा दे में। अब अगला नियम रूल नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यू योर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेंटेंस। ही सेड टू मी यू आर सैड। उसने मुझसे कहा तुम दुखी हो। इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड मी डैट आई वाज सैड। उसने मुझे बताया कि मैं दुखी था। यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ए बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार। तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो बदल जाएगा ये सब्जेक्टिव केस में, यानी यू का आई हो जाएगा, यानी मी का आई हो जाएगा। यू बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार, तो मी का हो जाएगा आई। अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेंटेंस। ही सेड टू हर। उसने उससे कहा यू आर फूल। तुम मूर्ख हो। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड हर डैट सी वाज फूल। उसने उसे बताया कि वह मूर्ख थी। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ए बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब सेड के ऑब्जेक्ट हर के अनुसार। तो हर ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये बदल जाएगा सब्जेक्टिव केस में, तो हर का सी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, नेहा सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क।
नेहा ने उससे कहा तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। इसका इनडायरेक्ट बनेगा नेहा टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट डूइंग एनी वर्क। नेहा ने उसे बताया कि वह कोई काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ए बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी हिम के अनुसार। तो हिम बदल जाएगा ही में, क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। तो यहाँ पर यू बदलेगा हिम के अनुसार और हिम बदल जाएगा ही में। एग्जाम्पल नंबर 4, आई सेड टू देम यू आर वेरी हैप्पी। मैंने उनसे कहा तुम बहुत खुश हो। इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें बताया, डैट कि दे वर वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट यू है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये बदलेगा रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी देम के अनुसार। तो देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा दे, तो यू बदलेगा देम के अनुसार और देम बदल जाएगा दे में। अगला नोट देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो कि सेकंड पर्सन का है तो उसको हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में मान लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस, द टीचर सेड यू हैव डन योर वर्क। अध्यापक ने कहा तुमने अपना काम कर लिया है। इसका इनडायरेक्ट बनेगा द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट दे हैड डन देयर वर्क, यानी अध्यापक ने लड़कों को बताया डैट कि उन्होंने अपना काम कर लिया था। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ए बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, पर यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। तो जब दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लेंगे, और जो ऑब्जेक्ट मानेंगे वो क्या होना चाहिए, वो तो फर्स्ट या तो फिर वो फर्स्ट पर्सन का होना चाहिए या फिर वो थर्ड पर्सन का होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिया है। वो ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, यानी द बॉयज क्या यहाँ पर है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हमने मान लिया है, और इसी द बॉयज के अनुसार हमने यू टू चेंज कर दिया है दे में। एग्जाम्पल नंबर 2, राम सेड, राम ने कहा यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। इसका इनडायरेक्ट बनेगा राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया डैट आई शुड वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, पर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है। जब दिया नहीं है तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मान लेंगे। जब मानेंगे क्या, वो मानेंगे हम या तो फर्स्ट पर्सन का या थर्ड पर्सन का। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लिया है फर्स्ट पर्सन का, तो हमने मान लिया है यहाँ पर मी, तो जो यू बदलेगा वो मी के अनुसार बदलेगा, तो यू बदल गया है आई में, यानी मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये बदल जाएगा सब्जेक्टिव केस यानी आई में, तो ये बदल जाएगा आई में। रूल नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही, सी, इट, दे, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, देम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेंटेंस, मोहन सेड टू मी ही विल नॉट हेल्प महेश। मोहन ने मुझसे कहा वह महेश की सहायता नहीं करेगा। इसका इनडायरेक्ट बनेगा
मोहन टोल्ड मी डैट ही वुड नॉट हेल्प महेश। मोहन ने मुझे बताया कि वह महेश की सहायता नहीं करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ही है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेंटेंस। आई सेड, मैंने कहा, सी इज नॉट अ गुड प्लेयर, वह अच्छी खिलाड़ी नहीं है। इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई सेड दैट सी वाज नॉट अ गुड प्लेयर, मैंने कहा कि वह अच्छी खिलाड़ी नहीं थी। तो यहाँ पर सी क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी सी का सी ही रहेगा। नोट नंबर ए, नाउन को सदैव थर्ड पर्सन में मानते हैं। मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई नाउन है तो उसे हमेशा हम थर्ड पर्सन में मानेंगे, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो या मैटेरियल नाउन हो या कुछ भी हो, तो उसे हमेशा हम थर्ड पर्सन में ही मानेंगे। बी नंबर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन में हों तो इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय कोष्ठक यानी ब्रैकेट के भीतर उनके सामने उन व्यक्तियों के नाम लिख देते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, शिवानी सेड टू गौरी, आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। शिवानी ने गौरी से कहा, मैं तुम्हारी सदैव सहायता करूंगी। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन का है। तो इसका इंडायरेक्ट बनेगा शिवानी टोल्ड गौरी दैट सी शिवानी शुड ऑलवेज हेल्प हर गौरी। शिवानी ने गौरी को बताया कि वह उसकी सदैव सहायता करेगी। तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट हो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ए बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी शिवानी के अनुसार। तो यहाँ आई बदल जाएगा सी में, तो सी किसके लिए आया है, तो शिवानी के लिए आया है। यहीं पर आगे शुड ऑलवेज हर, तो हर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो हर के किसके लिए आया है, गौरी के लिए आया है। तो हर के आगे लिख देंगे गौरी और सी के आगे लिखेंगे शिवानी। किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन की टेबल बहुत लाभदायक होती है। चलिए उस टेबल को देखते हैं। तो टेबल है फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउंस, नोमेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। तो आई का नॉमिनेटिव केस आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉजिटिव केस माई और माइन होता है। इसी तरह वी का नॉमिनेटिव केस वी होता है, ऑब्जेक्टिव अस होता है और पॉजिटिव केस अवर या अवर्स होता है। सेकेंड पर्सन में केवल एक आता है, यू आता है। यू का नॉमिनेटिव केस यू रहता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है और पॉजिटिव केस योर अथवा योर्स हो जाता है। थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है या कोई प्रॉपर नाउन आता है, किसी का नाम आता है। तो ही का नॉमिनेटिव केस ही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है और पॉजिटिव केस हिज हो जाता है। सी का नॉमिनेटिव केस सी रहता है, ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाता है, पॉजिटिव केस हर या हर्ष हो जाता है। इट का इट रहता है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट रहता है और पॉजिटिव केस इट्स हो जाता है। दे का नॉमिनेटिव केस दे रहता है, ऑब्जेक्टिव केस थेम होता है और पॉजिटिव केस देयर अथवा देयर्स हो जाता है। तो यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यह टेबल बहुत ही उपयोगी होती है, इसलिए इस टेबल को आप जरूर याद करिएगा। अगर आप एक टेबल याद कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बहुत आसानी होगी। अब हम बात करते हैं अन्य शब्दों में परिवर्तन, चेंज इन अदर वर्ड्स। इसका रूल नंबर 1 है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समय अथवा स्थिति की
निकटता, नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन सूचित शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। मतलब जो वर्ड समय अथवा स्थिति की निकटता यानी नियरनेस दिखा रहा हो, इन जब सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन शब्दों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देंगे। जैसे एगो को चेंज इनटू बिफोर, एगो को हम बिफोर में बदल देंगे। कम को गो में, हेंस को देंस में, हिदर को दिदर में, हेयर को देयर में, नाउ और जस्ट को देन में, दिस को दैट में बदल देंगे, दिस को दोज में, दस को सो में, टू नाइट को डेट नाइट में और टुडे को डेट डे में बदल देंगे। टुमारो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में, yesterday द प्रीवियस डे, द डे बिफोर में, द लास्ट नाइट वीक ईयर, द प्रीवियस नाइट वीक ईयर में, नेक्स्ट वीक मंथ ईयर, द फॉलोइंग वीक मंथ ईयर में बदल जाएगा। yesterday मॉर्निंग बदल जाएगा द प्रीवियस मॉर्निंग में। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, डायरेक्ट सेंटेंस, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आई कैन नॉट स्लीप हियर, मैं यहाँ नहीं सो सकता। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही टेल्स मी डैट ही कैन नॉट स्लीप हियर, वह मुझे बताता है कि वह यहाँ नहीं सो सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस में हियर जो है वो नियरनेस ऑफ पोजीशन को बता रहा है, इसलिए हियर बदल जाएगा देयर में। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा था, यू विल पास दिस ईयर, तुम इस साल पास हो जाओगे। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, आई टोल्ड यू डैट यू वुड पास दैट ईयर, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम उस साल पास हो जाओगे। तो यहाँ पर दिस क्या है, ये नियरनेस ऑफ टाइम को बता रहा है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दिस बदल जाएगा डैट में। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, मदन सेड टू गोपाल, मदन ने गोपाल से कहा, माई ब्रदर केम हियर यस्टरडे, मेरा भाई कल यहाँ आया था। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, मदन टोल्ड गोपाल, मदन ने गोपाल को बताया, डैट की हिज ब्रदर हैड कम देयर द प्रीवियस डे, उसका भाई वहाँ पिछले दिन आया था। तो यहाँ पर जो हियर है वो नियरनेस ऑफ पोजीशन को बता रहा है, तो हियर बदल जाएगा देयर में, और यस्टरडे या नियरनेस ऑफ टाइम को बता रहा है तो ये बदल जाएगा द प्रीवियस डे में। एग्जाम्पल नंबर 4, डायरेक्ट सेंटेंस, द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, आई एम नॉट गोइंग विद यू टुडे, लड़के ने अपने मित्र से कहा, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड that he was not going with him that day, लड़के ने अपने मित्र को बताया कि वह उसके साथ उस दिन नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर जो टुडे है वो नियरनेस ऑफ टाइम को बता रहा है, तो ये बदल जाएगा that day में। अगला एग्जाम्पल फिफ्थ नंबर, डायरेक्ट सेंटेंस, गौरी सेड टू मोहन, गौरी ने मोहन से कहा, आई विल बीट यू नाउ, अब मैं तुम्हें पीट दूंगी। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, गौरी टोल्ड मोहन, गौरी ने मोहन को बताया, डैट की सी वुड बीट हिम देन, वह उसे तब पीट देगी। तो यहाँ पर नाउ क्या है, यह नियरनेस ऑफ टाइम को बता रहा है, तो ये बदल जाएगा देन में। अब अगला नियम, नियम नंबर 2, दिस हियर नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब दिस हियर नाउ किसी ऐसी वस्तु की ओर संकेत करें कि जब सब्जेक्ट यानी वक्ता स्पीकर जब कह रहा हो तो वह वस्तु उसके सामने हो, वह समय हो या कोई वस्तु हो, ठीक, तो उसके सामने हो। तो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दिस हियर नाउ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस, ही सेड दिस इज द बुक व्हिच आई बॉट यस्टरडे,
इसका इनडायरेक्ट बनेगा he said that this was the book which he had bought the previous day. उसने कहा कि यह वही किताब थी, ये वही किताब थी जो he had bought the previous day, जो उसने पिछले दिन खरीदी थी। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस में he said, उसने कहा this is the book which I bought yesterday, यह वही बुक है जो मैंने कल खरीदी थी। तो इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि जो स्पीकर यानी सब्जेक्ट जो कह रहा है, जो वक्ता कह रहा है, तो जो बुक है उस वक्ता के सामने है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये बुक जो है वो कल मैंने खरीदी थी, मतलब वो बुक क्या उसके सामने है। तो सामने है तो यहाँ पर दिस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो दिस को हम दिस में ही रखेंगे और यस्टरडे को हम बदल देंगे द प्रीवियस डे में। एग्जाम्पल नंबर 2, डायरेक्ट सेंटेंस। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा आई कैन नॉट सेल द हाउस, मैं घर को नहीं बेच सकता हूँ। हियर, यहाँ, आई पास्ट माई चाइल्डहुड, मैंने यहाँ अपना बचपन बिताया है। इसका इनडायरेक्ट बनेगा राम टोल्ड मोहन, राम ने मोहन को बताया डैट की ही कुड नॉट सेल द हाउस, वह घर को नहीं बेच सकता है। हियर ही हैड पास्ट हिज चाइल्डहुड, उसने यहाँ पर अपना बचपन बिताया था। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस में राम से टू मोहन, राम ने मोहन से कहा आई कैन नॉट सेल द हाउस, मैं अपना घर नहीं बेच सकता हूँ। हियर आई पास्ट माई चाइल्डहुड, तो जब राम मोहन से कह रहा होता है, जब राम मोहन से कह रहा होता है, तो जो घर होता है वो राम के सामने होता है। जब सामने होता है तो यहाँ पर हियर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब राम कह रहा है, मोहन से जो बता रहा है कि यह घर वही घर है जहाँ मेरा बचपन बीता था, मैं ऐसे नहीं बेच सकता हूँ, तो मतलब वो घर क्या है, राम के सामने है। तो राम के सामने है तो यहाँ पर हियर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रूल नंबर 3, दिस या दीज का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत करने के लिए होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में इनको डैट या दोज में ही बदलते हैं, पर यदि दिस या दीज का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हुआ है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय डैट या दोज के स्थान पर द का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि दिस या दिस का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत करने के लिए होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम दिस को दैट में और दीज को दोज में बदल देते हैं। पर यदि दिस और दीज का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हुआ हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम डैट के स्थान पर या दोज के स्थान पर, यानी डैट और दोज दोनों के स्थान पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा आई हैव बॉट दिस डॉल फ्रॉम नैनीताल, मैंने यह गुड़िया नैनीताल से खरीदी है। इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड डैट ही हैड बॉट दैट डॉल फ्रॉम नैनीताल, उसने कहा कि उसने वह गुड़िया नैनीताल से खरीदी है। तो यहाँ पर दिस जो है वो एक एडजेक्टिव की भांति प्रयोग हुआ है, एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है, इसलिए दिस को हम डैट में बदल सकते हैं और डैट के स्थान पर हम द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि he said that he had bought the doll from नैनीताल, उसने कहा कि उसने गुड़िया नैनीताल से खरीदी थी। तो यहाँ पर क्या है, जो दिस है वो एक एडजेक्टिव की भांति यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसलिए दिस को हम डैट में बदल सकते हैं और डैट के स्थान पर हम द का भी प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, डायरेक्ट सेंटेंस। द टाइपिस्ट सेड, टाइपिस्ट ने कहा आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर्स, मैंने सारे लेटर्स टाइप कर डाले हैं। इसका इनडायरेक्ट बनेगा द टाइपिस्ट सेड that he had typed all those letters, टाइपिस्ट ने कहा कि उसने वह सभी अक्षर लेटर्स टाइप कर डाले थे।
तो यहाँ पर दिस क्या है, एडजेक्टिव की भांति प्रयोग हुआ है। यहाँ पर लेटर्स क्या नाउन है और दिस क्या है, एडजेक्टिव की भांति प्रयोग हुआ है। तो दिस को हम दोज में बदल सकते हैं, बदल देंगे, और हम दोज के स्थान पर द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द टाइपिस्ट सेड, टाइपिस्ट ने कहा, डेट की ही हैड टाइप्ड ऑल द लेटर्स, टाइपिस्ट ने कहा कि उसने सारे लेटर्स टाइप कर डाले थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उनको भी स्टडी में हेल्प मिल सके। इसके अलावा अगर आप PDF चाहते हैं या और भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.aplearninghub.blogspot.com को विजिट कीजिए, जहां पर आपको इसके PDF मिल जाएंगे और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।